अचानक कमरे में आवाज गूंजी थी, हर सूरत मेरा होना पड़ेगा। हेवले की आंखें सुरख और अंगारा हो रही थी कि इतने में दिल को दहलाती फलक शगाफ डरौनी आवाज आई। से भी दुनिया की नाकाबिले यकीन खूनी डरौनी, दिल पर लरसा तारी करती कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। जब तक उस चेहरे को ना देखूं लगता है कुछ अधूरा सा है। सीढ़ी चढ़ती सहर अपनी मखसूस खनकती आवाज में बोली। शहाब जो छत की मडेर से लगा खामोशी से आसमान को ताक रहा था, उसको आता देखकर इसका हलकता कड़वा हो गया। सहर इसके बराबर खड़े होते हुए खामोशी से इसे तकने लगी, जिस पर वो चिढ़ सा गया और बेजारी से अपना चेहरा दूसरी जानब फेर लिया। इतना कतराते हो? वो इसका अचानक हाथ थामते हुए बोली। अपनी औकात में रहो, वो गुराते हुए बोला। इससे फासले पर रहो तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। शहाब उंगली उठाकर इसे वारन करते हुए बोला और सीढ़ियां दप दप करते उतर गया। इससे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तुम्हारा पीछा मैं कभी नहीं छोड़ सकती। वो आस्तगी से इसे जाता देखकर बोली। सहर जमाल इसकी चचाजाद थी, अपने माँ बाप की अकलौती बिगड़ी हुई औलाद थी। चचा चाची ने इसकी जायज नाजायज ख्वाहिशात पूरी करके इसको खुद सर के साथ साथ बदतमीज भी बना दिया था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। शहाब के दो बड़े बहन भाई थे। बड़े भाई बैरूने मुल्क अपनी बीवी बच्चों के साथ नौकरी के सिलसिले में मुकीम थे और बहन की भी शादी हो चुकी थी। सबसे छोटा शहाब था जो MBA मुकम्मल करने के बाद एक अच्छी जगह नौकरी कर रहा था। सहर ने तलीम को इंटर के बाद ही खैराबाद कह दिया था। इसका सारा वक्त मूवीज और गाने सुनने में गुजर जाता था। शहाब को जितनी सहर से नफरत थी उतनी ही सहर को शहाब से मोहब्बत थी। वो जितना इससे दूर भागने की करता वो उतना ही इसके नजदीक आने की करती थी। शहाब को उसके इस जुनून से नफरत थी। वो चाहता था इसका सहर से सामना भी ना हो, मगर मुसीबत ये थी वो सब एक ही घर में मिलके रहते थे। आपकी तो जिंदगी का एक ही ख्वाब था और वो था आरज़ू को पाना। हालांकि वो जानता था कि इसकी ये आरज़ू पूरी होना आसान नहीं है, मगर वो भी क्या करता। कच्ची उम्र से इसकी आंखें आरज़ू की हमराही के सपने बुनती आ रही थी। सद्दफ की बेटी थी। सद्दफ इनके घर पहले कपड़े धोया करती थी। उस वक्त शहाब 10 साल का था। जब 8 साला आरज़ू सद्दफ के साथ आती तो वो इसके साथ खेल में मगन हो जाया करता था। सहर इन दोनों के साथ खेलना भी चाहती तो वो इसे डांट के भगा दिया करता था। दूर खड़ी सहर सुलगती आंखों से खेल में मगन आरज़ू और शहाब को देखा करती थी। वक्त गुजरा, बचपन से जवानी आई। शहाब और आरज़ू की एक दूसरे के लिए मोहब्बत पुख्ता होती चली गई। मोहनी सूरत की शीरी लहजे की मालक आरज़ू शहाब की जिंदगी थी। वही वक्त गुजारने के साथ सहर का जुनून भी शहाब के लिए बढ़ता चला गया। बड़े दिन बाद चक्कर लगाया सद्दफ तुमने। सादिया जो तख्त पर बैठी सब्जी बना रही थी दरवाजे से अंदर दाखिल होती सद्दफ को देखकर खुशगवारी से बोली। माँ की आवाज पर वही तख्त पर आंखें बंद किए। शहाब ने जल्दी से बंद आंखें खोल दी और दिलचस्पी से सरमई आंचल सर पर ओढ़ी आरज़ू को देखने लगा। इसकी नजरों की तपश से सिमटकर माँ के पीछे छुप सी गई, जिस पर इसके लब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। बस क्या करूँ बाजी, अब कहीं ज्यादा निकलना नहीं होता। ये मिठाई देने आई थी। मेरी आरज़ू ने माशाल्लाह 14 जमातें पास कर ली हैं। सद्दफ बड़े फख्र से बोली। वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। दिया मोहब्बत से आरज़ू को गले लगा के मुबारकबाद देने लगी, पर आरज़ू शर्म से गुलाबी पड़ गई। शहाब किन अखियों से इसका गुलाबी पड़ता चेहरा देखने लगा। हमारी बेटी है ही बहुत अच्छी। सादिया आरज़ू की तारीफ करते हुए बोली। हाँ बाजी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मैट्रिक में थी तब जिद करके मेरा घरों का काम छुड़वा दिया। लोगों के खुद कपड़े सीकर ट्यूशन पढ़ा के घर का खर्चा चलाया करती थी। इतनी कम उम्री में ही इतनी जिम्मेदारियां उठा ली थी। तब को अरसा हुआ था काम छोड़े। आरज़ू को नहीं पसंद था कि वो घर घर जाकर काम करे। अब तो दुआ है बाजी मेरी बच्ची की अच्छी जगह शादी हो जहाँ इसे सुखी सुख मिले। तब रहाई हुई आवाज में बोली। क्यों करती हो? जितनी अच्छी ये है उतना ही अच्छा साथी मिलेगा इसे।
सादिया सदफ को तसल्ली देते हुए बोली, हाँ हाँ फिक्र क्यों करती हो सद्दा मासी, शहजादा ही इसे बयाने आएगा। तनस से बोलती हुई सहर वहाँ आ गई। इसके खास तौर पर लफ्ज मासी खींचने पर आरज़ू के माथे पर शक्ने आ गई थी। बुरी बात ऐसे नहीं बोलते। सहका वहाँ आते हुए बेटी को टोकते हुए बोली कि इनको सदफ और इसकी बेटी एक आंख नहीं बाती थी। जेठानी के सामने वो अच्छी बनते हुए बोली, चाहती थी कि सादिया सहर का हाथ शहाब के लिए मांग ले। सहका अक्सर सहर की हरकतों पर भाभी के सामने शर्मिंदा होकर रह जाती थी। शहाब को रगबत से मिठाई खाता देखकर सहर का दिल जल के खाक हो गया। क्या गिफ्ट लोगी पास होने पर? शहाब छत पर आरज़ू से बात करते हुए बोला, कुछ भी नहीं। वो शर्मीले लहजे में बोली। इसके इस तरह बोलने पर वो फिदा हो गया। आगे क्या इरादा है आरज़ू तुम्हारा? वो पूछने लगा। मास्टर्स का इरादा है मेरा, वो इसे बताने लगी। अच्छा, और शादी का किससे इरादा है? वो शौक लहजे में बोला, मगर दूसरी जानब खामोशी छा गई। आरज़ू चुप क्यों हो गई? अब आपको लगता है हमारी शादी मुमकिन है? वो आस्तगी से बोली। क्यों नहीं मुमकिन? शहाब इसकी बात पर बोला। आज देखा था आपने सहर कैसे अम्मी को मासी कहकर बुला रही थी। माना हम गरीब हैं। मुझे सहर की आंखों में जो तनस नजर आती है वो बहुत तकलीफ दे होती है। वो बुराई हुई आवाज में बोली, वो ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो जानती है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। चाहती है कि मैं इसका हो जाऊं, मगर ये इसकी बहुत बड़ी भूल है। शहाब ने अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो आरज़ू है, और आरज़ू के सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। वो अटल लहजे में बोला। पीछे किसी की आहट महसूस करके शहाब पलटा तो सहर को खड़ा देखकर इसका खून खौल उठा। आरज़ू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर इसने कॉल काट दी। तमीज नहीं है दूसरों की बातें सुनती हो? वो गुस्से से बोला। तुमको तमीज नहीं मासी की बेटी से इश्क लड़ाते हो? वो इसकी बात के जवाब में बोली, जिस पर वो इसे कड़े तेवरों से इसे घूरने लगा। क्या है उसमें जो तुम यूं दीवाने हो रहे हो? वो इसके करीब आते हुए बोली। क्या मैं हसीन नहीं हूँ? वो बेबाकी से इसके नजदीक होते हुए बोली। नहीं, तुम हसीन नहीं हो, तुम एक बेशर्म लड़की हो। तस्वर में शहाब के आरज़ू का शर्माया हुआ रूप आ गया। इतना खुद को किसी के आगे अरासा मत करो। वो तनस से बोलते हुए इसे पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ गया। मेरा होना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो सुर्ख होती आंखों के साथ इसकी पुश्त को देखकर बड़बड़ाई। आरज़ू का रिश्ता आया था जो सदफ को भी बहुत पसंद आया था, लेकिन शहाब का परेशानी से बुरा हाल था। दूसरी तरफ कॉल पर रोती आरज़ू ने इसे बेचैन कर दिया था। ऑफिस से घर आकर आज शहाब ने माँ से बात करने का इरादा किया। सादिया इसके कमरे में चाय लेकर आई तो इसे मुनासिब मौका मिला। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ का हाथ पकड़ के बेड पर बिठाते हुए बोला। हाँ बोलो। वो हमतन गोश हुई। अम्मी, मैं आरज़ू से शादी करना चाहता हूँ। वो हिम्मत जमा करते हुए बोला, जिस पर वो भड़क गई। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। आज तो बोल दिया, आज के बाद ये बात मुंह से नहीं निकालना। वैसे भी तुम्हारे बाबा तुम्हारी सहर से शादी करना चाहते हैं। की बात पर वो उछल गया। मैं मर जाऊंगा मगर उस चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा। वो आपे से बाहर होते हुए बोला। तमीज से रहो, सादिया दरश्त लहजे में बोली। आप जानती नहीं सहर किस कदर बदतमीज और बद अखलाक है। आपके सामने वो चची से कितनी बदलिहाज हो जाती है। माँ से बोला, सोचिए शादी के बाद वो आपसे और बाबा से भी ऐसे जुबान दराजी करेगी। जिस पर वो चुप कर गई। वैसे वो सहर की जुबान दराजी से बहुत अच्छे से वाकिफ थी। प्लीज आप बाबा से बात करें ना। वो माँ को नरम पड़ता देकर इल्तिजा लहजे में बोला। क्या मैं कर लूंगी तुम्हारे बाबा से बात, पर इस खुश फहमी में मत रहना कि तुम्हारी शादी आरज़ू से हो जाएगी। वो सख्ती से बोली। बेबसी से माँ को देखकर दरवाजा खोल के बाहर आ गया, जहाँ दरवाजे से सहर लग के खड़ी थी। देखकर इसका पारा चढ़ गया। काफी ढीठ हो तुम। वो दरस्तगी से बोलते हुए लंबे लंबे कदम बढ़ता अपने कमरे में आ गया। सहर भी तेजी से इसके पीछे आई। किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि किसी के कमरे में जब आया जाता है तो इजाजत तलब की जाती है। वो इसे घूरते हुए बोला, करो मेरे साथ, ऐसा मर जाऊंगी मैं। वो इसकी शर्ट का कॉलर पकड़ के रोते हुए बोली। पर वो बुखला सा गया। तुमने इजाजत तलब क्यों नहीं की मेरी जिंदगी में दाखिल होने की? वो सख्ती से बोला।
तुम जाओ यहाँ से। तुम समझती क्यों नहीं, मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसको तुम जिद करके मांग लोगी। वो बुरी तरह से जिद चोते हुए बोला, किसी पर काबज नहीं हुआ जाता, ये दिलों के फैसले होते हैं। वो नरमी से इसे समझाने लगा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमको चाहती हूँ। शहाब को इसकी खुद गर्जी पर बेसाख्ता गुस्सा आया। दिल चाहा इसे 2 थप्पड़ लगाए। मैं आरजू से मोहब्बत करता हूँ, आरजू से मोहब्बत करता हूँ, वो जब्त करते हुए बोला। उस मासी की बेटी में ऐसा क्या है? वो हकारत से बोली, आइंदा आरजू के बारे में इस तरह की बात ना करना। वो सख्ती से बोला, तुम जाओ यहाँ से। कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। वो उसका हाथ थाम के रोते हुए बोली, ठीक है तुम मर जाओ। वो सर्द निगाहों से इसे देखते हुए बोला। खैर इसकी बात पर खामोशी से इसे देखती रही, फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद वो सर पकड़ के बैठ गया। फिर कुछ सोच के आरजू को कॉल करने लगा। हेलो आरजू, तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? वो इसके कॉल उठाते ही बोला, चलने के लिए। दूसरी जानब आरजू बुखलाते हुए बोली, हम दोनों अपना घर छोड़ के चलते हैं। का मतलब हम घर से भाग जाएं? आरजू इसकी बात का मतलब समझते हुए हैरानगी से बोली, हाँ, क्योंकि मेरी अम्मी किसी सूरत तुमसे शादी पर राजी नहीं। दूसरा, मुझे शहर के बढ़ते जुनून से खौफ आ रहा है। शहाब इसकी बात पर बोला, नहीं मैं नहीं जा सकती। अम्मी को जो मान है मुझ पर वो मैं कैसे तोड़ दूं? मना करते हुए बोली, ठीक है फिर भूल जाओ मुझे। वो इसकी बात पर नाराज होते हुए बोला, जिस पर आरजू खामोश हो गई। आरजू क्या मेरे बिना रह लो की? शहाब इसकी खामोशी पर बोला, मैं भी नहीं रह पाऊंगी। आरजू प्लीज मना मत करो। वो इसकी खामोशी पर इल्तिजाई लहजे में बोला, ठीक है शहाब मैं चल रही हूँ। रात 1:30 बजे मैं तुम्हारे घर की तरफ जो रोड है उधर तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहने के बाद इसने खुदा हाफिज कहकर कॉल बंद कर दी। काश अम्मी आप मान जाती तो मुझे इतना बड़ा फैसला नहीं करना पड़ता। वो उदासी से बिस्तर पर लेटते हुए सोचने लगा। शहाब को घर छोड़ने का सोच के ही दिल पर बोझ सा महसूस होने लगा था। अभी उसने आंखें बंद ही की थी कि शोर की आवाज पर वो घबरा के उठ बैठा। वो बाहर आया तो शहर के कमरे से सैका चाची के रोने की आवाज आ रही थी। वो घबरा के वहां गया, मगर सामने के मंजर ने इसके पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। शहर की पंखे से लटकती लाश, इसकी खुली आंखें। शहाब को खुद को घूरती महसूस हुई। हैरान सा होकर सबको रोता देख रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि शहर अपनी जान ही ले लेगी। के जुनून की खबर तो थी, मगर ये खबर न थी कि वो अपनी जान ले बैठेगी। किसी को नहीं पता था इसने खुदकशी क्यों की, मगर शहाब और आरजू जानते थे उस खुदकशी के पीछे इसका वो जुनून था जो इसकी जान ले गया। में सोगवारियत की कैफियत थी कि दरो दीवार से टपकती उदासी से शहाब को वहशत सी हो रही थी। उन दोनों को घर से चले जाना था। रात खामोशी से अपना बैग उठाए वहां पहुंच गया और आरजू का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद इसे स्याह चादर से मुंह छुपाए आरजू आती नजर आई। वो इसे लेकर रेलवे स्टेशन की जानब बढ़ गया, जहां इसने दूसरे शहर की टिकटें कराई थी। इसने दूसरे शहर की टिकटें कराई थी। वहां उसका दोस्त अपनी बीवी के साथ रहता था। वहां पहुंचकर उन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के बाद वो दोनों वहां से निकल गए और दूर दराज के इलाके में आ गए, जहां इनको 2 कमरों का छोटा सा घर मिला जो गुजारे लायक था। मैं आज बहुत खुश हूँ। वो कमरे में आते हुए इसके पास बेड पर बैठते हुए बोला, मैं भी बहुत खुश हूँ। लगता है बरसों की मुराद पूरी हो गई। आरजू इसकी बात पर शर्माते हुए बोली, जिस पर शहाब मोहब्बत से मुस्कुरा दिया। इनको रहते हुए 2 हफ्ते हो गए थे। अल्लाह अल्लाह करके शहाब को नौकरी मिली, जिसकी तनख्वाह बहुत कम थी। शहाब ने सब्र करके उस नौकरी को कबूल कर लिया था। शाम में जब वो ऑफिस से आया तो इसे भोरची खाने में आरजू चाय बनाती हुई नजर आई। वो इसकी जानब मुस्कुराहट उछालते हुए कमरे में आ गया। अभी वो बेड पर बैठा मोजे उतार रहा था कि वॉशरूम का दरवाजा खुला, जहां से आरजू निकलती नजर आई तो वो हैरान रह गया। वो घबरा के उठ के बोर्ची खाने की जानब बढ़ा, मगर वहाँ कोई ना था। वो परेशान सा कमरे में आ गया, मगर आरजू से कुछ नहीं बोला क्योंकि वो डर ना जाए। उस रात इसे ऑफिस का काम करते हुए काफी देर हो गई थी। आरजू कब की सो गई थी कि अचानक बाहर जोर जोर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर इसकी निगाह घड़ी पर गई जो रात के 2 बजा रही थी। इस वक्त कौन आ गया? वो बाहर की जानब चल दिया।
दरवाजा खोलते ही इसे महसूस हुआ कि कोई औरत है जो तेजी से इसके दरवाजा खोलते ही गुजरी है। पता नहीं कौन थी। वो कंधे उचकाता हुआ वापस कमरे की जाना बढ़ा। कमरे के बिस्तर पर आरजू को ना पाकर वो परेशान हो गया। वो फिक्रमंदी से बाहर आकर ऊपर वाले कमरे में फिर बावर्ची खाने में झांकने लगा। वहाँ आरजू ना थी। वो परेशान होता हुआ वापस अपने कमरे में आया तो उसे आरजू बेड पर सोती नजर आई। वो ये मंजर देखकर चकरा सा गया। इतनी ही देर वो सर पकड़े बेड पर बैठा रहा। काफी देर बाद वो बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। दिन शाम ऑफिस से वापसी पर वो आरजू के लिए गजरे लेते हुए घर आया। रूम में दाखिल होते ही बेड पर सजी समरी बैठी आरजू को मोहब्बत पाश नजरों से देखने लगा। क्या बात है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो इसे आंखों में समोते हुए बोला। तारीफ पर वो शर्मा सी गई। तुम्हारे लिए गजरे लाया हूँ। वो इसे गजरे दिखाते हुए बोला। तो खुद ही पहना दे। वो अपनी कलाई आगे करते हुए बोली। इससे पहले कि वो गजरे पहनाता खटके की आवाज पर वो चौंक के पलटा। आरजू को कमरे में आता देखकर वो उछल गया और बेड की तरफ देखने लगा जहां अब कोई भी नहीं था। आरजू, तुम तो अभी यहाँ थी। वो खौफ से हिकलाते हुए बोला। नहीं तो मैं तो बावर्ची खाने में थी। वो ना समझ आने वाली कैफियत में गिरफ्तार था। यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसने दबे लफ्जों में आरजू से पूछा कि क्या इसे यहाँ घर में कुछ महसूस होता है, मगर आरजू ने कहा कि इससे तो यहाँ बहुत मजा आता है। शहाब देख रहा था जितना वो इस घर में बेसुकून था, आरजू उतना ही इस घर में खुश व खुर्रम थी। चेहरे से छलकती खुशी देखकर शहाब को हैरत होती थी कि इसे वो सब कुछ क्यों महसूस नहीं होता। वीकेंड था। वो दोनों रात गए मूवी देखते रहे कि अचानक बिजली चली गई। उफ, क्या मुश्किल है। इतना जबरदस्त सीन था। इस बिजली को भी अभी जाना था। हाँ, बिजली को कोसते हुए बोला। आरजू, बावर्ची खाने से मोमबत्ती ले आओ। हाँ, आरजू से बोला। जी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद आरजू मोमबत्ती ले आई। शहाब, एक बात पूछूं? हाँ, एक बात पूछूं आपसे? आरजू इसके पास बैठी आस्तगी से बोली। हाँ पूछो। आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है? आरजू के सवाल पर शहाब को बेसाख्ता हंसी आ गई। किसने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? वो इसे चिढ़ाते हुए बोला। बताइए ना प्लीज। प्यार भरे लहजे में बोली। तुमसे मोहब्बत मुझे कितनी है ये तो मुझे भी अंदाजा नहीं। वो इसका हाथ पकड़ते हुए नरमी से बोलते हुए मोमबत्ती की रोशनी में इसके हसीन चेहरे की जानब देखने लगा, मगर वहाँ तो कोई मकरूह चेहरे की औरत बैठी थी। शहाब ने वैसे ज़दा होकर इस औरत को जोर से धक्का दिया कि अचानक बिजली आ गई। क्या हो गया शहाब आपको? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसे कंधे से पकड़ के झंझोड़ते हुए बोली। नहीं, तुम नहीं थी। वो इससे खौफ से कांपते हुए बोला। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे भी तो महसूस होता। वो इसे यकीन दिलाते हुए बोली। ख्वाब अपने दोनों हाथों से सर थाम के बैठ गया। जो कुछ हो रहा था इसकी समझ से बाहर था। शहाब की सेहत खराब रहने लगी थी। वो घर आने के नाम पर ही अंदर तक सहम सा जाता था। फिर काफी दिनों तक सुकून रहा। शहाब ने भी कुछ सुकून का सांस लिया। आज इतवार का दिन था। वो आरजू के साथ बैठा बातें कर रहा था कि इसके दोस्त की कॉल आ गई जो इसे अपनी तरफ किसी काम से बुला रहा था। वो आरजू को बताकर इसकी तरफ चला गया। वापिस आते आते मगरिब हो गई। घर में वो दाखिल हुआ तो घर में छोटे से आंगन में लगे दरख्त को वो चौंक कर देखने लगा, मगर जब वो उस दरख्त के करीब गया तो दहशत से इसके हलक से चीख निकल गई, क्योंकि दरख्त पर वहाँ आरजू की लाश लटकी थी, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ वक्त पहले शहर की लाश पंखे से लटकी हुई थी। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो इसकी टांगों से लिपटकर फूट फूट के रो दिया। कितनी ही देर वो रोता रहा। शहाब, क्या हो गया है? पीछे से आती आरजू इसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली। तो वो आंखें फाड़े दरख्त की जानब देखने लगा जहां अब कुछ भी नहीं था। तुम जिंदा हो आरजू? वो खौफ की ज्यादती से अटकते हुए बोला। तो आरजू फिक्रमंदी से बोली कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम अब कुछ मत बोलना, हम बस आज रात यहाँ से निकल रहे हैं। वो इससे बोला और कुछ फैसला करते हुए घर से निकल गया। वो रेलवे स्टेशन की जानब बढ़ गया था। वहाँ से इसने अपने शहर की टिकटें ली और घर वापस आ गया। हम रात तक निकल रहे हैं आरजू, वो कमरे में आते हुए आरजू से बोला जो खिड़की से बाहर देख रही थी। बस तैयारी शुरू कर दो निकलने की। वो इससे तेजी में बोलते हुए खुद भी अलमारी खोल के कपड़े बैग में डालने लगा।
हम कहाँ जाएंगे? आरजू बेचैनी से बोली। हम वापस घर जाएंगे। हम अपने अपने घर वालों से माफी मांग लेंगे। यहाँ इस घर में जरूर कोई गड़बड़ है, वो बोला, और वो नंबर जो इसने यहाँ आकर बंद कर दिया था ताकि घर वाले इससे राब्ता ना कर सकें, इसने वो सिम सेल में लगाकर नंबर ऑन कर लिया। नंबर ऑन करते ही आरजू के बेतहाशा पैगाम आने लगे। मुझे माफ कर देना शहाब, मैं नहीं आ सकती। मैं अपनी माँ का मान नहीं तोड़ सकती। वो मैसेज पढ़ के चकरा गया। तुम कहाँ चले गए हो? तुम्हारी अम्मी तुम्हारी जुदाई में बहुत बीमार हो गई हैं। शहाब वापिस आ जाओ, आंटी राजी हैं हम दोनों की शादी पर। खुदारा जहाँ भी हो वापिस आ जाओ। और इसी तरह के आरजू के यके बाद दिगरे पैगाम थे। इसे लगा पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा है। फिर 2 माह से वो किसके साथ रह रहा था? डरते डरते इसने गर्दन घुमाई तो वो खिड़की से बाहर देख रही थी। कहा था ना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। शहर की आवाज कमरे में गूंजी तो इसके पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई। तुम क्या समझते थे मैं यूं आसानी से तुमको छोड़ दूंगी? 2 माह से तुम्हारे साथ आरजू के रूप में रह रही थी। इसकी बात पर शहाब की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वो मदद तलब नजरों से इसे देखने लगा। मुझे जाने दो, शहाब के मुंह से बामुश्किल आवाज निकली। कैसे जाने दूं मैं तुमको? तुम तो मेरी मोहब्बत हो। आरजू के रूप में तो मैं कब से तुम्हारे साथ हूँ। और उस रात तुम नादान क्या समझे, वो तुम्हारे साथ आने वाली लड़की आरजू है। सहर इसे देकर हंसते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान ले ली। अब तुम यहाँ से मर के ही जा सकते हो। वो इसे शोला बार नजरों से देखते हुए बोली। शहाब को उस वक्त अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, मगर उसके दिमाग में धमाका हुआ। इसे उस वक्त यहाँ से बच के निकलने की एक आखिरी तरकीब नजर आई तो वो अचानक जोर जोर से आंखें बंद करके आयतल कुर्सी पढ़ने लगा, जिस पर सामने खड़ी सहर आरजू की शक्ल में आ गई। क्या हो गया शहाब, चलें, देर हो रही है। मगर वो मजीद इसके फ्रेम में नहीं आ सकता था। बहुत देर के बाद वो उधर से जान बचाकर निकला। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो 2 माह तक एक घर में एक रूह के साथ रहता रहा है। घर पहुंचा तो सादिया इसे खुद से लपेटकर बेतहाशा रोई। ऐसी भी क्या नाराजगी थी कि घर छोड़कर चले गए। मैंने सदफ से बात भी कर ली है आरजू के लिए, मगर तुम तो ऐसे गए। वो फूट फूट के रो दी। अब कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दें। वो भी माँ के गले लग के रो दिया। आज शहाब और आरजू की शादी को 10 साल बीत गए हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं। शादी के अव्वल दिनों में शहाब बहुत खौफसदा रहता था। इसे लगता था कि ये आरजू नहीं जैसे सहर हो, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका खौफ निकलता चला गया। मगर इतने साल बीत जाने के बावजूद वो उस घर में गुजारे उन 2 माह को जब जब सोचता है तो इसकी रूह कांप कर रह जाती है। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।